संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि उपवर्गीय जातियों को करना चाहिए करके, क्योंकि ये एक अनुसूचित जाति का अनुसूचित जमाति का एक संघ है। ये अनुसूचित जाति का एक संघ है, अनुसूचित जमाति का एक संघ है, और इसमें बाइफरकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी बाबा साहब ने जो दिया है कि ये सारे सामाजिक आधार पे बाबा साहब ने आरक्षण की घोषणा की है। बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, सामाजिक आधार दिया है उसको, कोई आर्थिक आधार उसमें कोई लागू नहीं होता है। ये तो शोषण वाली व्यवस्था है, ये शोषण करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है ओबीसी जागरूक हो रहा है। अगर ओबीसी जागरूक हो रहा है, एससी एसटी के साथ अगर मिल गया तो यहाँ का बट्टाधार हो जाएगा और ये लोग फिर से सत्ता में आ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? जो हजारों साल से उन्होंने ये आरक्षण भोगा है, अभी वो ये 15-20 साल में कुछ आरक्षण लागू हुआ है, उसमें भी 4% या 5% मिला है, तो यह कहाँ तक है? इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, अण्णाभाऊ साठेंचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। दीक्षाभूमि नागपुर का ये साहित्य सम्राट लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे इनकी प्रतिमा का परिसर है और यहाँ से इस समय आरक्षण बचाओ महारैली निकल रही है। आपको बताएं कि 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा, उस जजमेंट के खिलाफ ये रैली पूरे देश में चल रही है और उसी प्रतिक्रिया में नागपुर से ये रैली निकली है जो मुंबई मंत्रालय तक जाएगी। इस रैली के लिए आरक्षण बचाओ कृति समिति ने पहल की है, कई संगठन इसमें शामिल है। हमने सुना है कि 30-40 संगठन इसमें सहभागी है और हम देख रहे हैं कि जो मजदूर नेता है अरुण गाड़े, संविधान परिवार से प्रोफेसर राहुल मून, एक और एडवोकेट रमेश पीसे साहब जो कि ओबीसी हक संवर्धन के लिए बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, ये ऐसे कई कार्यकर्ता इस रैली को लीड भी कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय से जो लीडर हैं वे भी यहाँ से हैं। एक बात हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 अगस्त का ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन बगैर डाटा के आया, ऐसा लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया होगा सुप्रीम कोर्ट ने? मैं प्राध्यापक मधुकर उइके, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉय फेडरेशन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई भी प्रकार का डाटा नहीं था और डाटा नहीं रहने के इससे भी उन्होंने जो रिजल्ट दिया है, इस रिजल्ट के वजह से जो मागास वर्गीय समाज है, जो जातियाँ है, उसमें एक प्रकार का असंतोष निर्माण हुआ है। एक प्रकार के उनके इसमें एक भीति निर्माण हुई है कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, यह निर्णय समाज में असंतोष तो फैलाएगा, लेकिन उसके बाद में भी इस समाज में संघर्ष निर्माण करेगा। जाति जातों में, एससी के एससी में, एसटी का एसटी में, इस प्रकार का संघर्ष निर्माण होने। लेकिन प्रोफेसर साहब एक बात तो समझे कि सुप्रीम कोर्ट सबूतों पर काम करता है, कोर्ट के डिसीजन ये सबूतों पर आते हैं और हम सब सुनते हैं कि भाई इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, बावजूद इसका ऐसा डिसीजन क्यों आया होगा? इसलिए आया है कि ये सभी वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, ये सभी लोग संघवादी लोग हैं और वो लोग चाहते हैं कि भारत देश में आरक्षण समाप्त हो जाइए। इसलिए उन्होंने कोई भी प्रकार का उनके पास में डाटा नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो एक प्रकार का गलत डिसीजन दिया है, ऐसा हमारा कहना है। जी प्रोफेसर साहब, आपसे भी ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि राज्य को वर्गीकरण का अधिकार है और राज्य को ये भी कहा कि आप लोग अपना एक डाटा बनाइए और उसके आधार पर आपने कौन सी व्यवस्था बनाई वो सुप्रीम कोर्ट को बताइए। आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन कितना क्लियर आता है? 1 अगस्त का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो पहले असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि उपवर्गीय जातियों को करना चाहिए करके, क्योंकि ये एक अनुसूचित जाति का अनुसूचित जमाति का एक संघ है। ये अनुसूचित जाति का एक संघ है, अनुसूचित जमाति का एक संघ है, और इसमें बाइफरकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी बाबा साहब ने जो दिया है कि ये सारे सामाजिक आधार पे बाबा साहब ने आरक्षण की घोषणा की है। बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, सामाजिक आधार दिया है उसको, कोई आर्थिक आधार उसमें कोई लागू नहीं होता है।
और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये मागास वर्गीयों के मामले में कोई चिंता ही नहीं ना, क्योंकि उनके तो बाप दादा से जज बनते आ रहे हैं। उनका आजा भी जज, उनका बाप भी जज, बच्चे भी जज, उनको लगाओ ना, प्रिलिमिनरी लगाओ उनको, और वहाँ भी उपकर वर्गीय लगाओ ना। हम तो चाहते हैं ये रैली के माध्यम से, रैली संविधान अपने ये आरक्षण बचाओ रैली के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं अभी। तो हम चाहते हैं, समाज में ये प्रबोधन करना चाहते हैं कि 3% जो लोग हैं उनको 3% आरक्षण दे दो और पूरा हमारे खुला छोड़ दो 85% लोगों के लिए। हम ये चाहते हैं। तो इस रैली के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है। हाँ, हम ये देना चाहते हैं। 15% जो लोग हैं ना, 15% लोगों ने 100-150 साल से जो आरक्षण का फायदा लिया है, 90%, उनको 3% दे दो, 15% दे दो, और जो बाकी बच्चे हैं 85% वो हम ले लेंगे। हमको नहीं आरक्षण मिला तो भी चलेगा, हमको नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर इनको 15% दे दो। इनकी जितनी संख्या है उनको तो दे दो, उनकी भागीदारी। बाकी हम तो है भागीदारी में सब 85% लोग। तो हम चाहते हैं कि 85% लोग ये देश के निर्माता है, और ये देश के निर्माता भूखे पैसे है, और जो 15% लोग हैं वो गलगंज संपत्ति लेकर खड़े हुए हैं। इसलिए उनको चाहते हैं हम कि उनको दे दो, और आरक्षण 15% दे दो, पर जो बाकी 85% है वो हमको दे दो। हम 85% लोग बांट लेंगे, कैसे बांट लेंगे हम। प्रोफेसर साहब, आप एडवोकेसी भी करते हैं, आपसे ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे कास्ट और ट्राइब्स के जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल बने हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, इस स्टेटस के आधार पर कि ये शेड्यूल होमोजीनियस कास्ट और होमोजीनियस ट्राइब्स के लिए बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये हेट्रोजीनियस है। आपको क्या लगता है कि इस बात को समझाया कैसे जाए? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में नहीं है वो बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है भारत का संविधान। पहले संविधान बना, बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, और संविधान बनाने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। जब उन्होंने इस भारत देश की पूरी सामाजिक व्यवस्था समझी और काफ़ी अनुभवों के आधार पे फिर उन्होंने भारत की जो अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय है, उनको प्रवर्ग में बांटने के लिए उन्होंने SC, ST, OBC ये प्रवर्ग बनाए। उनका आधार था कहीं ना कहीं उनका होमोजीनियस सोशल फैब्रिक्स। उसके आधार पे 340, 341, 342 बना, और उसके आधार पे संख्या के अनुपात में उनको सामाजिक, शैक्षणिक और SC, ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 का जो निर्णय लिया है वो कतई मायने नहीं रखता। आपको वो अधिकार ही नहीं था, आपको बाइफर्केशन करने के लिए नहीं बताया गया था। मतलब आप ये कहने जा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की कक्षा में नहीं था? बिल्कुल नहीं था। इस बात को कहना या इस पर कोई डिसीजन लेना बिल्कुल नहीं था ना उनको। मतलब आप ये कहने जा रहे हैं कि इससे पहले 5 जजेस की बेंच ने जो कहा वो ठीक था? वो ठीक था। अब ये 7 जजेस ने जो कहा, मुझे एक बात बताया, इंदिरा साहनी का जो बेंच था वो 9 जजेस का था। इंदिरा साहनी के जजेस के माध्यम से या उस निर्णय के आधार पे जो निर्णय हुए थे 50% की कैप नहीं हटाई जाएगी, फिर भी EWS आरक्षण 10% दिया गया। इसका मतलब आपने आरक्षण की सीमा पहले ही क्रॉस कर ली है। आप पहले इस देश की जात न्याय जनगणना करो। जनगणना करते हुए आप OBC, SC, ST इनका जब तक आप डाटा कलेक्ट नहीं करते तब तक आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कौन अगड़ा है और कौन पिछड़ा है। जब तक राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी के विचारों के अनुसार एक समान स्थल पे ये समाज व्यवस्था नहीं आती, तब तक ये आरक्षण बना रहेगा। यही आग्रह आदरणीय हमारे लाडले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का था। जब तक आप समानता नहीं लाओगे तब तक आपको ये आरक्षण रखना ही पड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप SC, ST को बाइफर्केट करो, सब कैटेगराइजेशन करो, वहाँ पहले जनरेशन की लिमिट लगाओ, और बाद में दूसरी एक बात है कि वहाँ क्रीमी लेयर लगाओ। संविधान में SC, ST के लिए क्रीमी लेयर लगाना सुप्रीम कोर्ट तो क्या, पार्लियामेंट के भी हाथ में नहीं है। वो संविधान ही ऐसा बना है और कानूनी ऐसे बना है कि वहाँ आप क्रीमी लेयर नहीं लगा सकते। वो OBC को आपने लगाया, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। अगर आपने OBC को क्रीमी लेयर नहीं लगाते तो उस वक्त हमारा नौकरियों में और शिक्षा में परसेंटेज 12.5% था, 27 में से 12.5%। जब आपने क्रीमी लेयर लगा तो हम 4.5% पे आ गए।
मेरा कहना आपके आवाज़ के माध्यम से ये है कि अगर ये SC/ST के लगाया तो जितना भी आज SC/ST का नौकरियों में और पदोन्नति में या शिक्षा में प्रमाण है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये षड्यंत्र है, उनको आरक्षण देना नहीं है, SC/ST का बाइफर्केशन करके आरक्षण देना नहीं है, जो है वो ख़त्म करना है। ये स्ट्रैटेजी है वर्तमान सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये चला रहे हैं और उसको वर्तमान जो विरोधी पक्ष है वो भी साइलेंटली मदद कर रहा है, ये हमारी धारणा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि इस रैली के माध्यम से आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस रैली के माध्यम से हम समाज में जागृति लाना चाहते हैं कि ये जो आरक्षण है, ये जो बाबा साहब ने हमारे को दिया है, जब तक के समाज में एक समपात्री तक ये लोग नीचे के तबके के आते नहीं, तब तक ये आरक्षण अबाधित रहेगा। ये हमको संदेश समाज तक पहुंचाना है इस रैली के माध्यम से। जी गाड़े साहब, एक बात समझेंगे कि हमने ये भी सुना है कि आपने इनिशिएटिव्स लेकर एक रिव्यू पिटीशन भी आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, लेकिन हम समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने से ये मामला हल हो जाएगा, या फिर ये मामला पार्लियामेंट में होना चाहिए हल, या फिर ये मामला राष्ट्रपति जी के समक्ष हल होना चाहिए? कैसा सोचते हैं आप? बराबर है, हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और रिव्यू पिटीशन इसलिए दाखिल की कि जो सुप्रीम कोर्ट का निकाल जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट के निकाल में बहुत सारी क्यूरीज हैं। जो एक तो है वो इंदिरा साहनी का 1992 का जो प्रकरण है वो 9 बेंचेस का था, उसमें क्रिमिनल नहीं लगाना चाहिए, ये पहला ऑब्जेक्शन है, वो इन्होंने इग्नोर किया 7 बेंचेस के जजेस ने, ये बहुत बड़ी तफावत है। दूसरा जो आपने कहा है कि रिव्यू पिटीशन से क्या मिलने वाला है, तो ये तो देखना ही पड़ेगा ना। रिव्यू पिटीशन दाखिल होने के बाद हमारा जो हमने जो क्यूरीज निकाली है, जो पॉइंट्स निकाले हैं, उसको उनको जवाब देना पड़ेगा। 7 बेंचेस का जजमेंट या 9 बेंचेस का जजमेंट तुमको लागू करना पड़ेगा। अब रही SC/ST कितने ये अपग्रेडेड हो गए हैं, कितने IAS हो गए हैं, कितने लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, ये तो देखना भी आएगा ना उसमें। जब आप उसका क्रिमिनल लगाएंगे तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आप आरक्षण नहीं बोलते हो। ये उन्होंने जजमेंट नहीं दिया है, ये डायरेक्शन दिए है, वो भी किसको दिए है? स्टेट को। और स्टेट क्या करेंगे? अपने मन मुताबिक फिर वो लागू करेंगे। तो आपने देखा है कि महाराष्ट्र में उन्होंने आयोग भी बिठा दिया है और चालू भी कर दिया है। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये ब्राह्मणशाही व्यवस्था है, और ब्राह्मणशाही व्यवस्था ये जो है ये तो शोषण वाली व्यवस्था है। ये शोषण करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है OBC जागरूक हो रहा है, अगर OBC जागरूक हो रहा है SC/ST के साथ अगर मिल गया तो यहाँ का बट्टाधार हो जाएगा और ये लोग फिर से सत्ता में आ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? जो हज़ारों साल से उन्होंने ये आरक्षण भोगा है, अभी वो ये 15-20 साल में कुछ आरक्षण लागू हुआ है, उसमें भी 4% या 5% मिला है, तो यह कहाँ तक है? इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये जन जागृति कर रहे हैं, हर समाज में जा रहे हैं। भैया आप हमसे अलग हो जाओगे तो टूट जाओगे, और आप टूट जाओगे तो अकेले पड़ जाओगे, ये ख्याल रखना। मिलकर रहेंगे तो लड़ेंगे तो जीतेंगे। आपको ये क्यों नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यों को व्यवस्था दी है कि राज्य इस पर निर्णय लें, वर्गीकरण पर वो अपना एक फार्मूला बनाएं, तो ये ठीक बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमने पहले कहा है, अब जो मराठा समाज को संवैधानिक आरक्षण नहीं है और उसके लिए जो पहल हो रही है, सरकार झुक रही है, यहाँ से वहाँ से पकड़ के उनको आरक्षण देने की बात कर रही है। वो धनगर का जो समाज है, धनगर समाज में उनको ST में लाने की कोशिश हो रही है और वो उनको आपस में टकरा रहे हैं। ये कौन है इसके पीछे? इसके पीछे में ये सरकार है। ये किस लिए कर रही हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये अगर विभाजित हो जाए तो हम सत्ता में आएंगे, और ये सत्ता में आने के लिए शोषण किसका हो रहा है? हमारे OBC SC/ST का। ये क्यों हो रहा है आपको पता है? ये जो लाडली बहन योजना लागू की है उसमें पैसे कहाँ से जा रहे हैं? वो बार्टी से जा रहा है, वो समाज कल्याण से जा रहा है, वो आदिवासी विभाग से जा रहे हैं, महाज्योति से जा रहे हैं।
ओबीसी का जो कल्याणकारी जो पार्टी के धरती पर लग गई है महाज्योति, उसमें से जा रहे हैं। तो ये कहाँ से बता रहेंगे? हमारे बहनों को ये लाडली बोल रहे हैं और उनके बेटों को पढ़ने के लिए मनाही कर रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? 62,000 स्कूल बंद कर रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? पदोन्नति का आरक्षण आपने हुकुमशाही पद्धति से बंद कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आपके हाथ में सत्ता है इसलिए आप कुछ भी कर रहे हैं, हुकुमशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, ये बदलनी चाहिए। नहीं तो हम अभी जो बोल रहे बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिया है कि तुम वही आदमी को चुन के लाना जो तुम्हारा प्रतिनिधि है, ये ऐसे झूठे प्रतिनिधि, लाचार प्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। ये आरक्षण बचाओ महारैली ये एक इंसाफ की लड़ाई है और लड़ाई उस नैतिक मूल्यों के लिए है, उन संवैधानिक मूल्यों के लिए है जो संविधान में निहित है। दरअसल बात ये है कि कास्ट के या ट्राइब्स के शेड्यूल को कहीं भी उसके स्टेटस को बदलने के लिए अगर कोई पहल करनी है तो वो संसद ने करनी है, लेकिन संसद में इस तरह की कोई बात तो आई नहीं। लेकिन सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से पक्ष रखा कि वो वर्गीकरण चाहती है शेड्यूल में, और ये जो स्थिति है ये अपने आप में एक टकराव की स्थिति है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं, इसके सामाजिक मायने भी है, इसमें आर्थिक मायने भी है, इसमें सांस्कृतिक मायने भी है, और ये खास तौर पर जो इसका अर्थ होता है ये संवैधानिक मूल्यों के रक्षा की लड़ाई है। दरअसल शेड्यूल में वर्गीकरण करना, कास्ट के हो चाहे ट्राइब्स के हो, ये असंवैधानिक है, इसलिए कि उनके संवैधानिक स्टेटस को खत्म करने की ये कोशिश है। यहाँ रुकते हैं। ये आरक्षण बचाओ महारैली अभी नागपुर में चल रही है, लेकिन ये अपना सफ़र तय करते करते ये मंत्रालय मुंबई तक पहुँचने वाली है।